दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त होस्ट गौतम कुमार सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारतीय रेल आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों थर्मोडायनामिक्स सीरीज में आज का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई धूमधाम से चल रही होगी। तो चलिए आज का ये लेक्चर नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू करते हैं। आज हम लोग वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, आपने तो मैकेनिक्स में पढ़ा ही होगा मैकेनिकल वर्क के बारे में। तो वहाँ पे आप केवल मैकेनिकल वर्क पढ़ते हो, है ना। F/FDS, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसको आप इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम S1 टू S2, राइट। या फिर अगर कांस्टेंट फोर्स है तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिखते हो। ठीक है, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल है, मान लो कि फोर्स ऐसे लगा रहे हो आप और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की वजह थीटा है। तो यहाँ पे वर्क निकालने का फॉर्मूला आप यूज करते हो F डॉट प्रोडक्ट F.S या FS cos थीटा। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैकेनिकल वर्क को देखेंगे ही, साथ साथ इलेक्ट्रिकल वर्क को भी हम लोग कवर करेंगे। और मैकेनिकल वर्क में जैसे यहाँ पे शाफ्ट वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बार बार आपको आएगा, तो उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, शाफ्ट वर्क क्या है। ठीक है, तो उसको हम अब थर्मोडायनेमिक वर्क बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक जो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तभी हम कहेंगे कि सिस्टम द्वारा वर्क हो रहा है। इफ द सोल इफेक्ट ऑन सराउंडिंग कुड बी रेजिंग ऑफ वेट, रियल और इमेजिनरी। कहने का मतलब है कि मतलब उसका जो सिस्टम है, ठीक है, अगर वो कोई वर्क कर रहा है तो उस वर्क का जो सोल इफेक्ट, जो पूर्ण इफेक्ट है सराउंडिंग पे, सराउंडिंग में वर्क कर रहा है तो सराउंडिंग को जो पूरा इफेक्ट उसका आना चाहिए वो इस तरीके का आना चाहिए कि वो किसी वजन को, वेट को उठा सके, रेज कर सके, है ना, ऊपर से उठा सके। और ऊपर जैसे किसी वेट को आप रेज कर रहे हो तो आपको दिखता है कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो वर्क का डिफिनेशन इस तरीके से थर्मोडायनामिक्स में दिया गया है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, कि उसका इफेक्ट जो सराउंडिंग पे होना चाहिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए जैसे मानो कोई वजन आप उसको रेज कर सकते हो। वो वेट कोई रियल नहीं होता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी आप इमेजिन कर सकते हो। कहाँ अगर यहाँ पर कोई वेट होता है, अगर तो उस वेट को ये सिस्टम रेज कर लेता, तो हम कहते हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है। चलिए उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो एक बैटरी है, राइट। यहाँ से आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे गया हुआ करंट इससे जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो बैक करते हुए वापस रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं बैटरी को सिस्टम मानूं और ये मेरा सराउंडिंग है, ये मेरा सराउंडिंग है और बैटरी मेरा अगर सिस्टम है, तो आप देख रहे हो कि सिस्टम यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, तो सराउंडिंग के अंदर करंट एंटर हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो सिस्टम है, जो मेरा बैटरी है, थर्मोडायनामिक वर्क के डेफिनेशन के अनुसार, कि क्या मेरा ये जो बैटरी है, ठीक है, क्या वो सराउंडिंग पे, ये जो सराउंडिंग मेरा है, ठीक है ना, इसको मैंने सराउंडिंग मान रखा है, सॉरी, ठीक है, हमारे सराउंडिंग पे, लाइक हाँ इस पे, ये एक मिनट, सॉरी, सराउंडिंग पे, इस पे क्या कोई वेट रेज कर सकता है? ये जो मेरे सिस्टम से जो करंट जा रहा है, क्या अगर यहाँ पे मान लो कि रेजिस्टेंस नहीं होता इस तरीके का, है ना, हम एक इमेजिनरी वेट ही ले लें, ठीक है, तो क्या उसको रेज कर सकता है? इसमें पावर है, तो बिल्कुल इसमें पावर पोटेंशियल दोनों है। कैसे? नीचे वाले फिगर सब डायग्राम से समझो। देखो हम क्या करते हैं कि ये सराउंडिंग को हम ये इसको हटा करके सराउंडिंग में हम एक सिंपल एक वेट ले लेते हैं, पुली लगा करके ऐसे, तो एक वेट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इमेजिनरी वेट हो या रियल वेट हो उससे मतलब नहीं है। वर्क का डेफिनेशन ये है कि आप इमेजिनरी या रियल वेट को उठाने की क्षमता होना चाहिए। चलिए, तो अरे भाई ये करंट है, तो करंट अगर हम ऐसा मैकेनिज्म यूज करें, अगर हम मोटर लगा दें इसमें, यहाँ पे अगर मोटर लगा दें, तो क्या उस लोड को रेज नहीं कर सकता है? इसका मतलब इस करंट में कैपेबिलिटी है कि अंदर सराउंडिंग में जो भी है, मान लो उसके बदले अगर हम वेट भी लगा दें तो उस वेट को एक मैकेनिज्म के थ्रू रेज कर सकता है। तो इसका मतलब कहेंगे कि हाँ ये सिस्टम मेरा जो है वर्क कर रहा है।
और इस वर्क का नाम जो कि करंट फ्लो के थ्रू हो रहा है, इस करंट का नाम होगा इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क बीइंग बिकॉज करंट इज पासिंग आउट द बाउंड्री। करंट यहाँ पे जा रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, मतलब बाउंड्री से करंट इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, तो जो कि बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। तो तुम जानते हो कि वर्क जो होता है, आपने ये तो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाई होगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग I² RT, है ना, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, या फिर आप हीटिंग इफेक्ट वहाँ पढ़ते थे। ये आपका इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल I² RT, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क सिस्टम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, राइट। एक हम सॉफ्ट वर्क देख लेते हैं। मान लो कि इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे बैटरी है आपका, यहाँ पे मोटर है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, सिस्टम मान रहे हो, ये आपका सिस्टम है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका इस तरह से सॉफ्ट है, ये सराउंडिंग आपका है, इसको सराउंडिंग लेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सिस्टम जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे इसमें करंट जाएगी, ये मोटर है, तो इसको रोटेट करेगा, सॉफ्ट को रोटेट करेगा। तो यहाँ पे जो वर्क होगा, तो अब जब रोटेशन है तो आपको दिख ही रहा है, आपको इलेक्ट्रिक, आपने रोटेशन में तो देखा ही ना, रोटेशन में, डिस्प्लेसमेंट में, इसमें तो आपने देखा ही है कि वर्क होता है मैकेनिकल, वो आपको फीलिंग है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क की फीलिंग आपको नहीं थी, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिकल वर्क बता दिया I² RT। यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा है कि सॉफ्ट वर्क है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब जैसे अगर ट्रांसलेशन को होता है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F × S लिखते हो। तो मान लो कोई रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ये है कोई उसका टॉर्क लग रहा है T, जिसके कारण रोटेशन हो रहा है। मान लो कि थीटा एंगल थे वो रोटेट हो गया, थीटा एंगल थे रोटेट हो गया, तो वर्क का फॉर्मूला होता है T × थीटा। यहाँ पे जो सॉफ्ट वर्क सिस्टम कर रहा होगा, डेट विल बी T × थीटा, टॉर्क × डिस्प्लेसमेंट रोटेशन ऑफ दिस शाफ्ट इन रेडियंस। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट वर्क। अच्छा, इसी में एक और चीज समझो तुम, कि मान लो ये बैटरी है, मोटर है, और ये जो सिस्टम था, ये इसको भी तुम सिस्टम में ही ले लो पूरे को, ठीक है, पूरा ये सिस्टम ही हो गया आपका। तब क्या यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो देखो वर्क जो भी होता है, वर्क तो साउंड सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसका इफेक्ट सराउंडिंग में पड़ना चाहिए। तो इस सिस्टम के बाहर क्या तुम्हारा कोई इफेक्ट जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, राइट। क्योंकि तुम्हारा सिस्टम यही हो गया, इसलिए सराउंडिंग पे कोई वर्क नहीं है। ये तो इंटरनली अपना चल रहा है, सिस्टम में जो मूव भी हो रहा है तो इंटरनली चल रहा है। उससे क्या होगा, उससे वो अंदर की जो हवा है वो हीट होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे सराउंडिंग पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे को अपने सिस्टम में ले लिया है। तो यहाँ पे नो वर्क डन। कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, कंक्लूजन है कि वर्क इज बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है, सिंस इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली एट द बाउंड्री। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, इट इज एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो जो भी वर्क है वो मान लो कि तुम्हारा सिस्टम है, तो उस बाउंड्री से ट्रांसफर होता है बाहर की ओर, या वर्क अंदर की ओर ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि बाउंड्री फिनोमिना है, बाउंड्री क्रॉस करना जरूरी है, वर्क या तो बाहर जाए या फिर अंदर आए सिस्टम में, ठीक है ना। ट्रांसफर होना बाउंड्री का जरूरी है। जैसे पिछले वाला केस में तुम देख रहे थे, यहाँ पे क्या था, अगर पूरा सिस्टम तुमने अगर इसको मान रखा था तो वर्क तो बाहर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा था ना, अंदर आ रहा था। सॉफ्ट वर्क तो अंदर में ही था, अंदर का अंदर ही रह गया वो। इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्क जो है, तो इसलिए बोल रहे थे कि वर्क इसमें नहीं हुआ है। वर्क जब भी होगा तो वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा, या तो अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होगा या बाहर ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि अगर सिस्टम हमने इसको माना था, यहाँ पे सॉफ्ट वर्क क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था, यहाँ से सॉफ्ट वर्क बाहर हो रहा था, मतलब मोटर की जो भी क्षमता थी उससे वर्क बाहर की ओर ट्रांसफर हो रहा था सराउंडिंग में आपका, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क डन माना जाएगा। तो इसको याद रखना है कि वर्क डन जो है ये एक बाउंड्री फिनोमिना है, और ये ट्रांसफर्ड होता है, ट्रांजिट में नहीं होता। अगर ट्रांजिट कहने का मतलब वर्क स्टोर नहीं होता है। मैं तुमको बता दूं कि वर्क और हीट ये एनर्जी के ऐसे फॉर्म है जो स्टोर नहीं होते हैं, ट्रांजिट में रहते हैं। ट्रांजिट मतलब कि जो स्टोर नहीं होते, ट्रांजिट में होते हैं। ये बाउंड्री फिनोमिना, बाउंड्री को क्रॉस करते हैं लोग, इसीलिए कभी बोलोगे तो वर्क ट्रांसफर बोलोगे,
हीट ट्रांसफर बोलोगे, है ना। ऐसे नहीं बोलोगे कि हीट ऑफ दिस बॉडी, नो, या हीट ऑफ दिस सिस्टम, नहीं, हीट ट्रांसफर थ्रू दिस सिस्टम, ठीक है ना, या हीट ट्रांसफर इन द सिस्टम या हीट ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम, ये टर्म यूज किया जाएगा। हीट ऑफ दिस सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जो तो तुम बोलोगे सर जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है वो हीटेड पोजीशन में तो है, वो तो टेम्परेचर तो उसका हाई है, तो उसको तुम इंटरनल एनर्जी बोलोगे, हीट नहीं बोलोगे उसको, वो अपना उसका इंटरनल एनर्जी है जो स्टोर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे एयर है, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा 400 डिग्री सेल्सियस है, तो कहो कि हाँ इसका इंटरनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, हीट नहीं बोलोगे हीट ऑफ एयर ज़्यादा है, नहीं, हीट तो तब बोलोगे जब ये ट्रांसफर हो गए 400 पे है और सराउंडिंग 37 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 400 डिग्री है और 37 डिग्री सेल्सियस है, तो कंडक्शन होगा या कन्वेक्शन होगा या रेडिएशन जो भी होगा, तब इसको मानोगे कि हाँ सिस्टम से सराउंडिंग में गया कुछ एनर्जी, तो वो हीट ट्रांसफर है, डेट इज हीट ट्रांसफर। ये बात क्लियर है कि नहीं? फिर से मैं समझा देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्लोज सिस्टम है, इसमें एयर भरा हुआ है, एयर मॉलिक्यूल्स है। अभी एयर मॉलिक्यूल्स है तो इसका टेम्परेचर मान लो है 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे समझ लो आप कि हीट ट्रांसफर ही क्यों बोलते हैं। देखो, वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है तो इसका हीट काफ़ी है। लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इसका हीट ऑफ द एयर, नहीं, या हीट ऑफ द कंटेनर, नहीं, नो। इस टेम्परेचर के कारण जो इसके अंदर एनर्जी है, जिसके कारण एयर जो काफ़ी एक्साइटेड मोड में है ना, काफ़ी गर्म है, एक्साइटेड मोड में है, उसको बोलेंगे आप इंटरनल एनर्जी, यू, इंटरनल एनर्जी, जो कि टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ये इंटरनल एनर्जी का तुम्हारा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि हाँ इसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, इस एयर का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, ये कह सकते हो। हीट ज़्यादा ये नहीं कह सकते, क्योंकि हीट एक कोई स्टोर नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी स्टोरेज है, इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि हाँ लेकिन हीट और वर्क जो है किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, वो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। जैसे ये बाउंड्री से हीट ट्रांसफर हो गए थे, 300 डिग्री पे था, 25 डिग्री पे था, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा, क्यू डॉट। ऐसा नहीं कह सकते कि हीट ऑफ दिस सिस्टम या हीट ऑफ द सराउंडिंग, नहीं, हीट ट्रांसफर होता है, तो जब भी कहो क्यू, ठीक है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, ये टर्म यूज होगा। तो ये चीज जो बाहर आ रही है दैट इज हीट ट्रांसफर। वैसे ही कोई वर्क होगा तो या तो इस पे वर्क होगा या बाहर की ओर वर्क होगा, उसको बोलेंगे वर्क ट्रांसफर। तो वर्क और हीट ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का प्रॉपर्टी है। सिस्टम का प्रॉपर्टी है मतलब जैसे तुम प्रेशर कहते प्रॉपर्टी है, तो बोल सकते हो कि प्रेशर ऑफ द एयर इज दिस, टेम्परेचर ऑफ द एयर इज दिस, उसी तरह इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर इज दिस मच किलो जूल। तो कहने का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी अगर है तो उसको बोल सकते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसका एयर का इतना है, इतना अमाउंट में है। लेकिन हीट और वर्क जो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बोल दो वर्क ऑफ द सिस्टम इज दिस किलो जूल, नो। वर्क ट्रांसफर, जब भी हम बात करेंगे वर्क ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, वो हम आके डिस्कस करेंगे कि उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस लेंगे या वर्क या माइनस लेंगे, कब लेंगे, हीट ट्रांसफर कब प्लस माइनस लेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे देख लो। देखो अगर वर्क के साइन कन्वेंशन की बात करो, मान लो ये सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है, तो वर्क अगर सिस्टम द्वारा वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय दिस, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे तो इसको पॉजिटिव मान के चलोगे। जैसे मान लो आप सिस्टम हो, ठीक है, आप किसी को 2-4 मौका दे देते हो, तो आप अगर सिस्टम हो तो आप किसी पर वर्क कर रहे हो तो वो पॉजिटिव वर्क हो गया, ठीक है। तुम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करो, 2-4 मौका उसको दे दिए, इसलिए पॉजिटिव लेकर चलेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, मान लो तुम्हें पे सामने वाला जो है शत्रु तुम्हारा तुम्हें भारी पड़ गया, ठीक है, तुम्हारे ही दांत तोड़ दिए मारकर, तो तुम क्या करोगे, लो फील करोगे, है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब तुम पे वर्क हो गया तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे है आपका वर्क के बारे में। यहाँ देख लो, हीट एंड वर्क ट्रांसफर इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, बताया हमने। सो टू से, इसलिए कहना कि हीट कंटेंट और वर्क इन द सिस्टम इज रॉन्ग
ये नहीं कह सकते हो कि हीट कंटेंट या वर्क सिस्टम में इतना है, नहीं कह सकते हो, ट्रांसफर की बात हो रही है। हाँ, इंटरनल एनर्जी का आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा हीट एंड वर्क जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो ट्रांजिट फॉर्म में है। ट्रांजिट मतलब कि जो स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। और ये बाउंड्री फिनोमिना है, क्या है, क्योंकि बाउंड्री से क्रॉस होता है, हीट ट्रांसफर होता है या वर्क ट्रांसफर होता है। चलिए, यहाँ पे लिख दिया, हीट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये तो क्लियर है कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, मान लो इसका टेम्परेचर 200 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर कोई अगर कहता है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो है टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। और उस बाय वर्च्यू ऑफ दैट टेम्परेचर डिफरेंस सम एनर्जी इज फ्लोइंग एंड दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट। वही आपका हीट है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है कि अगर मान लो तुम्हारा सिस्टम है, तो सिस्टम, हाँ, सिस्टम से अगर बाहर हीट जा रहा है, तुम सिस्टम हो, मान लो कि तुम्हारी बॉडी है, तुम सिस्टम हो, ठीक है, तुमसे हीट बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो तुम यंग हो, युवा हो, और तुम्हारी एनर्जी बाहर जा रही है, तो तुम क्या लो फील करोगे? नहीं, तो क्यों नेगेटिव होगा। अगर वही हीट तुम्हारे अंदर आ रहा है ना, हीट तुम्हारे अंदर आ रहा है, तो तुम बिल्कुल जोशीले फील करोगे, ठीक है ना, एक्साइटेड फील करोगे, तो उसमें तुम क्या हाई फील करोगे, तो क्यों पॉजिटिव होगा। तो अगर सिस्टम वर्क के उल्टा है इसका कन्वेंशन, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो हीट अगर सिस्टम को दिया जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो पॉजिटिव। अगर हीट सिस्टम से बाहर आ रहा है, सिस्टम का बाउंड्री से, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन एट मूविंग बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज सिस्टम। अब देखो, कोई क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में हम लोग वर्क निकालना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है, चाहे वो आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, राइट, कोई भी हो, एडियाबेटिक हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, सबके लिए हम लोग वर्क निकालना सीखेंगे। फॉर क्लोज सिस्टम की बात अभी कर रहे हैं, ओपन सिस्टम की बात हम लोग बाद में करेंगे, उसके लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें जंक्शन हम मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस है मेरा कंटेनर, किसी तरह कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वर्क डन क्या होगा। मान लो ये सिस्टम तुम्हारा है, ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, इसमें कुछ गैसेस हैं, कुछ गैसेस हैं, ठीक है, ये गैसेस हैं, ये गैसेस, इस पिस्टन मान लो तुम्हारा है, क्योंकि मूवेबल बाउंड्री तो होना चाहिए ना, तभी तो वर्क कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ। तो ये इस पे प्रेशर लगाएंगे, है ना, जैसे देखो यहाँ पे, तो मान लो प्रेशर P लगा रही हैं, इसका एरिया ये है, ये एरिया जो है ना इसका ये है, ठीक है। तो फोर्स का हो जाएगा P इंटू एरिया, ठीक है, ओके, फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड मान लो कि यहाँ से एक्स पोजीशन पे है, और ये डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया प्रेशर लगने की वजह से dx, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो वर्क हो गया फोर्स dx, स्मॉल वर्क, उसको इंटीग्रेट कर दोगे आप, ये होता है ना। तो फोर्स की जगह पे आप pa रख दोगे, तो pa इंटू dx, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू, ठीक है, ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू ये क्या होगा dx, वॉल्यूम हो गया, जिसको तुम dv बोल सकते हो क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम है dv, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया dv। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया pdv, और इसको 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब v1 से v2 तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया कि वर्क का फॉर्मूला जो भी होगा इंटीग्रेशन ऑफ pdv, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग प्रोसेस में ढालेंगे कि अलग अलग प्रोसेस के लिए यही फॉर्मूला जो है किस फॉर्म में आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा कब, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम की नहीं बात कर रहे हैं, हमेशा क्लोज सिस्टम में लगेगा वर्क का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, मतलब, और क्वासी-स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम। हम मान के चलते हैं कि जितने फॉर्मूले हमारे लग रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने पर ही सिस्टम में लगाए जा सकते हैं। चलिए, तो pdv हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ये फॉर्मूला मेरा था, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो pdv का मतलब एक और मतलब है, आप देखो, मान लो कि pv डायग्राम है, ठीक है, ये तुम्हारा
ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का कोई प्रोसेस है जो ऐसे हो रहा है इस पाथ पे। तो कोई कहेगा कि मान लो कि 1 से फ्रॉम 1 से 2 तक हम गए तो क्या वर्क होगा, तो वर्क तो पीडीवी होगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि पीडीवी का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस अगर मान लिया जाए तो इसका मतलब कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर की एरिया को, ये तो दिस इज पीडीवी। ठीक है, तो अगर अच्छा मान लो वर्क को तुम पॉजिटिव कब मानोगे, डीवी है, डीवी मतलब वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज अगर पॉजिटिव है, माने एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब कि वॉल्यूम घट रहा है, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डीवी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पी डीवी में डीवी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क विल बी नेगेटिव। क्लियर है, तो एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव और कंप्रेशन में नेगेटिव। अच्छा मान लो ये देखो ये प्रोसेस, ये इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम देखो यहाँ 1 पे इतना था, वॉल्यूम यहाँ 2 पे इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। एरो आप देख सकते हो, प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 है, तो इसमें वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें वर्क क्या होगा, देख रहे हो यहाँ पे स्टेट 1 है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टेट 1 में वॉल्यूम इतना ज़्यादा था, वॉल्यूम फिर एक्सिस पे इतना घट गया, मतलब ये कंप्रेस हो रहा है एक तरह से। तो कंप्रेस हो रहा है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डीवी का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो गया, चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या, V2 माइनस V1। तो V2 देख रहे हो इतना कम हो गया, V2 V1 इतना था, V1 V2 इतना कम हो गया। ठीक है, तो V2 माइनस V1 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव। यहाँ से आपको कंक्लूजन हो गया। एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो डिस्प्लेसमेंट वर्क देता है आपको। फॉर एक्सपेंशन वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और कंप्रेशन वर्क क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम देखो, ये है आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, देख रहे हो यहाँ 1 to 2 क्या है, प्रेशर क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। और चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहाँ था 1 पे वॉल्यूम V1 था, 2 पे वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम बढ़ भी रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आइसोबारिक है, एक्सपेंशन है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारे वही सेम ही है, वर्क इक्वल टू P इंटू डीवी। ठीक है, अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप जानते हो कि प्रेशर को बाहर ला सकते हो, इंटीग्रेशन डीवी। इंटीग्रेशन डीवी का मतलब क्या, 1 से 2 करोगे तो V2 माइनस V1 है ना, डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो V आएगा, तो कहाँ तक 1 से 2 तक, तो P इंटू V2 माइनस V1 आपका फॉर्मूला होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और डीवी का मतलब V2 माइनस V1। आइसोबारिक कंप्रेशन में देख लो सेम चीज। ठीक है, पीडीवी प्रेशर कांस्टेंट है, V2 माइनस V1। ठीक है, मान लो A1 था, A2 था, उसके हिसाब से आप लिख लोगे। यहाँ पे देखो ये है आइसोकोरिक, ये प्रोसेस देखो, ये क्या है, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P डीवी इंटीग्रेशन। भले प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर देख रहे हो 1 से 2 जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है किसी भी स्टेज पे। तो जब डीवी 0 हो गया तो वर्क क्या होगा, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, सिंपली फॉर्मूला तुम लगा दिया करो, दिमाग में रखो पीडीवी। कोई बोले आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक तुम जानते हो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क 0 होगा। आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो पी हम खाली बाहर ले लेंगे, तो डीवी हो जाएगा V2 माइनस V1, तो P V2 माइनस V1 हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, मान लो कि 1 से 2 तक तो हम आना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो मान लो एक प्रोसेस हुआ जिससे मैंने A के थ्रू आए, दूसरा हो सकता है प्रोसेस जिससे मैं B के थ्रू, B पाथ को फॉलो करते हुए आऊँ, या तीसरा कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि हम 1 से 2 तक तो आ रहे हैं, तो 1 से 2 तक आने में, ठीक है 2 तक हम पहुंचे, किसी रास्ते से पहुंचेंगे। तो अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा, चाहे 1 से 2 A से आओ या B से आओ। ठीक है, 2 पर जो भी प्रॉपर्टी होगा, मान लो कि टेम्परेचर तो T2 होगा, P2 होगा, V2 होगा, इंटरनल एनर्जी U2 होगा। तो प्रॉपर्टी जो भी 2 पे होगा वो सेम ही होगा, चाहे तुम A से आओ या B से आओ। लेकिन अगर तुम वर्क की बात करो, अगर 1 से 2 तुम आ रहे हो A के थ्रू और B के थ्रू, दोनों कंडीशन में वर्क बहुत डिफरेंट होगा। कैसे,
तो वर्क तुम जानते हो क्या होता है, पीडीवी, पीडीवी मतलब उसके नीचे का एरिया। ए से आओगे तो इतनी एरिया मिलेगी, और अगर बी से आओगे ये तुम्हारा बी पाथ है, अगर इससे आओगे तो एरिया कितना मिलेगा तुमको, ये पूरा एरिया मिलेगा, ये भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्क थ्रू बी जो है वो मोर देन वर्क फ्रॉम ए है, ठीक है। वर्क फ्रॉम बी इज ग्रेटर देन वर्क फ्रॉम ए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, रास्ता पर डिपेंड कर रहा है, इस रास्ते से आप आ रहे हो, किस रास्ते से आ रहे हो। अलग अलग रास्ते से आओगे प्रोसेस फॉलो करते हुए तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर, इसी चीज आपको समझने की जरूरत है। तो वर्क मैं बता दूं ऐसे, वर्क और हीट, ठीक है ना, बोथ आर पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है तो उसको बोलते हैं हम इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। पाथ फंक्शन को हम अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बोले तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। एग्जैक्ट होता तब तो दोनों से सेम ही वैल्यू आता। जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या मतलब, उसको V2 था मिलेगा, तो 1 से 2 भी आओ तो भी V2, 1 से B होते हुए आओ तो भी V2। प्रेशर भी वैसे ही P2 T2, किसी भी ऐसे वो सब प्रॉपर्टीज है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से एक चीज हमने देखा कि यू आपका जो इंटरनल एनर्जी है ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक है। जब आपका वर्क है या फिर हीट है, ये क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, पाथ फंक्शंस हैं सब, पॉइंट फंक्शन नहीं है। प्रॉपर्टी होता है पॉइंट फंक्शन, पॉइंट पर डिपेंड करता है। सब पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करेंगे, अलग अलग रास्ते के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, इसी को बोलते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इंटरनल एनर्जी जो है वो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब जितने प्रॉपर्टी होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। ये चीज आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जैसे वॉल्यूम का बताया एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क जो है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। राइट, इवन दो initial and final state are same for both path A and B, but work interaction are different, hence work interaction is a path function and inexact differential, जो आपको हमने बता दिया है। अच्छा, अब जो वर्क जो है डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या क्या होगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। टाइम का भी हमें ध्यान रखना होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस अभी हमने बताया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डीबी हो गया 0, फॉर्मूला होता है पी डीबी, वर्क हो गया 0 इसका, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कुछ नहीं, पी इंटू पी डी भी, ये तो होता है वर्क। क्लोज सिस्टम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो पी आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन डी भी, इंटीग्रेशन डी भी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, V2 माइनस V1 हो जाएगा, V1 माइनस V2, तो पी V2 माइनस V। अब अगर गैस के लिए अगर तुम्हें करना है तो तुम पी भी इक्वल टू MRT जानते हो, ठीक है। तो P1 V1 क्या हो जाएगा, MRT1, P2 V2 MRT2। तो ये तुम यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो पी V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हो, MRT2 माइनस T1, आइडियल गैस इक्वेशन बस लगा दो, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला आइसोबारिक के लिए क्या बन जाएगा, या तो पी V2 माइनस V1 PdV वर्क के लिए, या यहाँ पे आप टेम्परेचर का टर्म लिख दो तो MRT2 माइनस T1। अच्छा, MR यहाँ पे स्मॉल r लिख रहे हो, और ये तो MR को NR भी लिख सकते हो। अगर तुम फॉर्मूला में MR यूज करो, जो मैंने बताया था आपको, PP इक्वल टू MRT भी यूज कर सकते हैं और NRT भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ गैस, और R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और इसमें अगर कैपिटल R तुम यूज करना चाहते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो मोल यूज करना पड़ेगा, वहां पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, MR इक्वल टू NR होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम जानो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब पी भी हो गया कांस्टेंट, तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट सी अपडेट कर सकते हो, तो पी इक्वल टू इसको लिख सकते हो सी बाई वी भी, या पी भी चूंकि कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी को यहाँ से तुम लिख सकते हो V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2, P1 बाई P2, वही तो होगा, P2 V2 इक्वल टू P1 V1।
ठीक है। या फिर आप इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू MRT लिख सकते हो या NRT लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वर्क का फॉर्मूला आप लगाते हैं इस थर्मल के लिए, तो वर्क का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला PdV है, ठीक। अब इस P की जगह पर चूंकि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो P की जगह पर आप C/V लिख दो, C/V dV। अब तुम यहाँ पे जान रहे हो कि dV/V का इंटीग्रेशन अगर की बात करें तो इसका होगा ln V2/V1, है ना, ln V होगा और 1 से 2 में V2/V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया C ln V2/V1। V2/V1 को आप उल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि V2/V1 क्या होता है, P1/P2, है ना, इसे यहाँ से आ सकता है। तो इसको हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो थर्मल का फॉर्मूला जो हो गया, ये हो गया आपका वर्क का कांस्टेंट ln V2/V1 या कांस्टेंट ln P1/P2। और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, Pv है, Pv। तो मान लो किसी पॉइंट पे P1 और V1 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो P1 V1 को, C आ गया। तो C का वैल्यू P1 V1 हो सकता है, P2 V2 हो सकता है, और P1 V1 क्या होगा, MRT के बराबर भी हो सकता है, Pv इक्वल टू MRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो C का वैल्यू इन चारों में से कोई भी, जो भी जिस तरीके का कंडीशन हो उस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस नाम सुनते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए, Pv टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे गामा की वैल्यू हमने आपको बताई थी Cp/Cv होता है, और गैसेस जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन Pdv, ठीक है। और हमको पता है कि Pv टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये जनरल फॉर्मूला है। एडियाबेटिक के लिए ये होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, P का वैल्यू निकाल लेंगे, कांस्टेंट को C मान लेंगे, C टू V टू गामा, यहाँ पे रख करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपका फाइनल क्या आने वाला है, ये आएगा, वर्क का फॉर्मूला आने वाला है 1/γ-1 P1V1 माइनस P2V2। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया P1V1, 1 से 2 पे मान लो जा रहे हो, P1V1 यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम होगा माइनस P2V2 बाई γ-1, गामा की वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है ना। अगर नहीं तो CpCv की वैल्यू दिया हुआ है तो उसका रेशियो आप ले लो, तो गामा हो जाएगा। तो गामा कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, स्पेसिफिक उसका रेशियो है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी को आप P1V1 को क्या लिख सकते हो, MrT1 MrT2, आइडियल गैस इक्वेशन MrT1 या फिर MrT2। यहाँ पे इसको लिख करके हमने ले लिया MrT1 माइनस T2 बाई γ-1। और मैंने बताया था कि इसी MR को आप पिछले लेक्चर में, इसी MR को आप NR लिख सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना होगा कि क्या क्या हम लोग यूज करें। R यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, और इस R की वैल्यू पता है क्या होती है, स्मॉल r की, पिछले थ्योरी में मैंने बताया है लेक्चर में, R/m होती है, m मोलिकुलर वेट है, R ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर ये R तुम्हारा स्मॉल r यूज करना था, मास यूज करना होगा, मास ऑफ गैस। अगर कैपिटल R यूज करना है तो आपको मोल यूज करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका एडियाबेटिक के लिए वर्क का फॉर्मूला हो गया। कोई एक फॉर्मूला याद रखो, P1V1 माइनस P2V2 बाई γ-1, उसी को आप टेम्परेचर में आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके लिख सकते हो, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो कुछ नहीं, एन जैसे वहाँ एडियाबेटिक में गामा कांस्टेंट था, तो गामा क्या होता था, Cp/Cv, है ना। यहाँ पे एन का कोई भरोसा नहीं, एन कुछ भी हो सकता है। मतलब उपरोक्त जो 4 हमने प्रोसेस पढ़े, उसके अलावा कोई भी प्रोसेस अगर है रैंडम, तो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है, जो इस तरीके का कंडीशन फॉलो कर रहा है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, गामा ही नहीं, कुछ भी अदर देन गामा कुछ भी होगा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो इसका फॉर्मूला जो है ना उसी के तर्ज पे होगा, बस गामा की जगह पे एन आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे खाली एन आ गया, -1, एडियाबेटिक प्रोसेस जैसा ही है, बस नीचे में एन आ जाएगा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट फॉर रैंडम प्रोसेस, ये आपको, हाँ ये आप समझ लो। नेट डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे ये प्रोसेस देखो तुम, यदि ये प्रोसेस है तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस है, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज में गए, 4 से 5 वापस, 4 to 1 वापस आ गए। तो इसमें अगर वर्क निकालना हो नेट साइकिल का,
तो कैसे निकालेंगे? तो कोई नहीं, बात नहीं, हम इंडिविजुअल प्रोसेस का निकाल लेंगे, 1 से 2 निकाल लेंगे, फिर 2 से 3 निकाल लेंगे, फिर 3 से 4 निकाल लेंगे, 4 से 1 निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, वही मेरा नेटवर्क होगा। क्या? उसी तरीके से इसमें अगर देखो तो इसमें थोड़ा प्रोसेस उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 1, कोई बात नहीं। तो इसमें अगर हम वर्क निकालेंगे तो 1 से 2 निकालेंगे तो 1 से 2 क्या है, वर्क 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, देख रहे हो वॉल्यूम, यहाँ था तो वर्क 0 हो गया, ठीक है। इसका वर्क कैसे निकालेंगे? ये तो आइसोबारिक है, पी कांस्टेंट है, तो पी इंटू V2 माइनस V1, जो यहाँ वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम माइनस ये वॉल्यूम, देख लेंगे यहाँ पे क्या है, ठीक है, दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम। फिर यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है इस प्रोसेस में, तो फिर 0 हो गया। इसमें ये फिर आइसो बारीक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन ऐसे बारीक का फॉर्मूला तो P V2 माइनस V1 लगेगा, तो P लिखोगे वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम जो भी होगा इनिशियल मतलब नेगेटिव वर्क आएगा, तो ये वर्क जो आपका नेगेटिव होगा, ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो चूंकि पॉजिटिव वर्क जो है ज़्यादा है और नेगेटिव वर्क क्या है, कम है, वो कैसे, ध्यान देखो, इसमें वर्क 0 था, इस पोर्शन में वर्क 0 था, इसमें वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव वर्क हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव वर्क देख रहे हो कितना है, अगर तुम इस प्रोसेस की बात करो, केवल 2 से 3 की बात, केवल 2 से 3 की बात करो, तो वर्क तुम्हारा ये पूरा हो गया, ये पूरा, ठीक है, पूरा यहाँ तक एक्सिस तक PD भी, ठीक, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। अगर हम और इस प्रोसेस की बात करें 4 से 1, ऐसा था मेरा, तो 4 से 1, ये तो 0 ही था, ये 0 ही था, ये मेरा पॉजिटिव वर्क आ गया, ये वर्क मेरा नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम मेरा घट रहा है इस प्रोसेस में, इधर इधर हम जा रहे हैं, तो नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा, तो बस इतना केवल होगा, PD भी, मतलब इसका नीचे का एरिया, तो ये नेगेटिव वर्क है। तो पॉजिटिव वर्क ज़्यादा है, नेगेटिव वर्क कम है, तो नेट वर्क क्या होगा, मान लो पॉजिटिव वर्क है तुम्हारा 50 किलो जूल और नेगेटिव वर्क तो छोटा है, मान लो कि माइनस 20 किलो जूल है, तो नेट वर्क क्या आएगा, 50 माइनस 20 प्लस नेट वर्क क्या है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइकिल में आप देख रहे हो कि क्लॉक वाइज साइकिल में वर्क क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, इससे तुम्हें पावर मिलेगा, इसलिए तुमने जितने IC इंजन में पढ़े होंगे, कार्नोट इंजन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने ऑटो डीजल डुअल साइकिल पढ़ा होगा, तो वो सब पावर प्रोड्यूसिंग है, तभी तो आपका बाइक कार या लोको जितने इंजन से वो मूव कर रहे हैं, पावर तुम्हें सप्लाई, तुम्हें पावर दे रहे हैं, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो तुम्हें वर्क देखने में मिल रहा है कि हाँ मेरी जो वैन है, व्हीकल्स है, वो सब वर्क कर रही हैं, मूव कर रही हैं, राइट। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसमें बात करोगे तो इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्क ये जो है, ये नेगेटिव यही ज्यादा है और ये पॉजिटिव जो है कम है, तो नेटवर्क यहाँ आएगा नेगेटिव। नेटवर्क नेगेटिव मतलब कि तुम्हें वो जो सिस्टम है, मान लो जैसे रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर को क्या करते हो, तुम वर्क सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लग उसका तुम लगाते हो ना, स्विच ऑन करते हो कि नहीं, तो एक्चुअली तुम इसको इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हो, ठीक है। तो जितने तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, पावर प्रोड्यूसिंग नहीं है, वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, जितने तुम एयर कंडीशनर, फ्रिज, जिसको तुम पावर दे रहे हो, जिसका तुम बिजली बिल भर रहे हो, है ना, ऐसा मतलब कि तुम वर्क दे रहे हो, उसको इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब सिस्टम जो तुम्हारे बाइक के इंजन वाले सिस्टम सारे हैं, वो तुम्हारे ये वाला फॉलो करते हैं, क्लॉक वाइज साइकिल उसमें चलता है, पावर प्रोड्यूसिंग होते हैं। और जो तुम्हारा रेफ्रिजरेशन वाला है ना, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग वाला हीट पंप हो गया, ये सब सिस्टम क्या है, तुमसे पावर लेते हैं, वो अगर सिस्टम तो मान लो इस रेफ्रिजरेटर को, तो ये वर्क ले रहा है, तो वर्क हो गया नेगेटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होता है। और साइकिल इसलिए क्योंकि हमें वर्क एक ही बार लेकर के छोड़ नहीं देना है, हमें कंटिन्यूअस वर्क चाहिए, फ्रिज मेरा 24 घंटे चलना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कंक्लूजन वाले पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, तो बस वही पॉइंट है, द एरिया इंक्लूडेड बाय साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क फॉर साइक्लिक प्रोसेस
क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस और पीवी डायग्राम नेटवर्क इंटरेक्शन इज पॉजिटिव, हेंस पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स आर क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे एसी इंजन, गैस पावर साइकिल है ना, वेपर साइकिल, रैंकाइन साइकिल, या स्टीम इंजन स्टीम साइकिल जो आप कह सकते हो रैंकाइन साइकिल, वो सारे क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग है। अगर एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है पीवी डायग्राम पे, तो नेटवर्क इंटरेक्शन बताए थे कि नेगेटिव है, और वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन के लिए जितने साइकिल है ना, रिवर्स कार्नोट, रिवर्स मतलब जो भी तुम्हारा इंजन का है उसका जस्ट रिवर्स, जो भी रिवर्स साइकिल होगा डेट विल पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो चलिए आज यहीं बाइंड अप करते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। मिलेंगे आपसे लेक्चर 4 में, थर्मोडायनेमिक्स में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।